देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विवेक शर्मा है। आज मैं आपको अपनी लाइफ में जुड़ा हुआ एक डरावना किस्सा बताऊंगा। हालांकि इस घटना के पहले भी मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों से काफ़ी डरता था, लेकिन जैसे यह हादसा मेरे साथ हुआ तो उसके बाद मैं इन चीज़ों से घबराने लगा और बाद में तो मैं कभी भी रात में अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था। कहते हैं कि कभी कभी कुछ अनजानी जगह ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं और उस जगह पर जाने के बाद हमारे साथ कुछ अजीब सा होता है। खैर, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं घूमने के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगहें हैं जिनको देखने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन फिर जब बात घर पर जाने की हुई तो मैं वहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता था और मैंने अपने घर वालों को वापस से जल्दी भेज दिया था। मेरे साथ मेरा दोस्त बबलू भी था और मेरा एक छोटा भाई मयंक भी था। हम तीनों 3 दिन के लिए और दिल्ली में ही घूमने वाले थे। उसके बाद घर जाने वाले थे क्योंकि दिल्ली में रहना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर एक रात दिल्ली की सड़कों पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। ये 29 दिसंबर की बात है जब मैं रात को होटल से खाना खाने के बाद बाहर निकल गया। और बाहर निकलने का कारण था कि मुझे एक चूरन का एक पैकेट खरीदना था क्योंकि 2 दिन से मेरे पेट में गड़बड़ चल रही थी, जिसके चलते मुझे चूरन का एक पैकेट खरीदना था। काफ़ी देर तक मैं किसी दुकान की तलाश करता रहा, लेकिन मुझे वहाँ आजू बाजू में कोई दुकान नज़र ही नहीं आ रही थी। जब मैंने होटल में भी इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आज ही उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है, वरना उनके पास हमेशा ये चीज़ उपलब्ध होती है। खैर, घूमते घूमते मैं अपने दोस्त के साथ होटल से काफ़ी दूर आ गया था। मेरा छोटा भाई तो अभी भी होटल के कमरे में फ़ोन चला रहा था और मैं और मेरा दोस्त बबलू, हम दोनों नई दिल्ली की सड़कों के ऊपर टहल रहे थे। बबलू ने जैकेट पहना हुआ था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और मेरे ऊपर जैकेट का कोई असर ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर आने के बाद मुझे और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे और मेरा शरीर कंपन करने लगा। जब मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं रुक गया और अपने हाथों को अपनी जेब में डालकर वहीं पर बैठ गया। जब मेरे दोस्त ने मुझे ये करते हुए देखा तो उसने अपना जैकेट मुझे सौंप दिया, लेकिन जैकेट पहनने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा, यार हमें वापस होटल में चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि हम होटल से 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे आ चुके थे और हम एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके थे जहां पर साफ साफ बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आगे मत जाना। लेकिन हमने गलती करके आगे आने का साहस तो जुटा लिया था। पहले तो हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र बोर्ड पर पड़ी तो हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों हैरत में उस बोर्ड की तरफ देखने लगे क्योंकि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह का बोर्ड क्यों लगा हुआ है कि यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता। और भी ना जाने कितने सवाल थे जो मेरे दिमाग में चलने लगे थे। लेकिन उस वक्त मैंने अपने दोस्त बबलू की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी सरकार ने इस रास्ते पर रोक क्यों लगा दी है? मेरे इतना सुनते ही बबलू ने कहा, नहीं भाई, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है, यहाँ के लोगों ने ये सब किया है। सरकार अगर ऐसे बोर्ड लगाती तो अब तक रास्ता बंद हो चुका होता। इतना कहने के बाद वो शांत हो गया, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि नेशनल हाईवे पर कोई इस तरह बोर्ड क्यों लगा सकता है। अब वहाँ पर ठंड बढ़ने का कारण भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। हमें लगा कि शायद ठंड बढ़ने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी अजीब चीज़ का वास हो। मैं इन चीज़ों पर कुछ विश्वास भी करता था, तो मैंने अपने पूर्वजों से जो कहानियाँ सुनी थी उनके आधार पर ये कहना गलत नहीं था कि मैंने अभी अभी जो महसूस किया था वो किसी अनजान शक्ति का साया हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त बबलू की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर रुकना गलत होगा। मेरी बातों को सुनकर उसने भी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वापस से जाने लगे। और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि वहाँ पर हमें करीब 7 महिलाएं खड़ी हुई नजर आ रही थी जिन्होंने एक घेरा सा बना रखा था और उसके बीच में कुछ था जो हमें सही से नजर नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन उन महिलाओं को देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त बबलू का हाथ पकड़ा
और उन महिलाओं के करीब से जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उसने मुझे रोकते हुए कहा, भाई जरा एक बार उनके पैरों की तरफ तो देख। फिर जैसे ही मेरी नज़र उनके पैरों की तरफ गई तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल मैंने देखा कि उनके पैरों के नीचे और साइड में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उनके पैर किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे, बल्कि उनके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। और ये देखते ही मैं समझ गया कि ये सब डायन है और ये हमें कभी भी ख़त्म कर सकती है। शायद उनकी दृष्टि अभी तक हमारे ऊपर नहीं गई थी, इसलिए मैंने बबलू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो थोड़ा शांत रहे और हमें धैर्य से काम लेना होगा। फिर उसके बाद मैंने पीछे की तरफ जाने की बजाय सामने की तरफ जाना ही बेहतर समझा और उसके बाद हम दोनों किन्हीं पागल कुत्तों की तरह इधर उधर भटकते हुए आगे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ गए तो हमने देखा कि आगे भी हमें वही 7 महिलाओं का झुंड नजर आ रहा था, जिन्होंने एक घेरा बना रखा था और उसके चारों तरफ एक तांडव की तरह नृत्य चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस भयंकर और अजीब से नृत्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिलाएं करना क्या चाहती हैं। फिर उसके बाद वो महिलाएं धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमने लगी थी और इससे पहले कि वो हमें देख पाती कि मैंने बबलू को अपने हाथ से पकड़ा और उसे एक झाड़ी के पीछे खींच लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत ही खराब होती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जैसे हम किसी झाड़ी के पीछे छुप गए तो उस झाड़ी के अंदर से मधुमक्खियों की एक झुंड ने हमारे पूरे शरीर को घेर लिया और हमें मधुमक्खियां खाने लगी। उनका डंक इतना जोर का था कि मुझे बहुत ही जोर से खुजली होने लगी और दर्द भी होने लगा, पर हम किसी तरह से उन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन मैं जानता था कि मधुमक्खियों का जहर भी ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर चला गया तो इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए मैं तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। धीरे धीरे मेरे हाथ पैरों में सूजन आने लगी और मीठी मीठी खुजली होने लगी और इसी बीच में उन 7 महिलाओं के एकदम पास पहुंच गया था, जो घेरा बनाकर उनके चारों तरफ नाच रही थी। जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और उसके बाद वो सभी उस घेरे से हटकर एक लाइन में खड़ी हो गई। और जैसे मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिस चीज़ को उन्होंने घेर रखा था, तो मैंने देखा कि वो कुछ और नहीं बल्कि मेरी और मेरे दोस्त बबलू की लाश थी। हम दोनों ये देखते ही शक-पका गए और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे डर के मारे कांप उठे। हमें तो अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने बबलू का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचने लगा। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी तक जिंदा है या फिर मर चुका है। उसने जैसे मेरी इस हरकत को देखा तो वो भी घबरा गया और उसके बाद वो सारी महिलाएं हमारी तरफ एकटक देखने लगी। उन महिलाओं का इस तरह हमारी तरफ देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ना जाने क्यों, लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। और उसके बाद वो महिलाएं धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई महिला नहीं बल्कि हमारा काल हो। मेरे भी कदम अब धीरे धीरे पीछे की तरफ सरक रहे थे और कहाँ मैं अपने पेट को साफ करने के लिए चूर्ण लेने के लिए आया था और मैं यहाँ पर गलत फंस गया। उसके बाद मैंने बबलू का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। इस जोरदार ठंड के अंदर भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और मेरे माथे पर भी अब ठंडा पसीना आने लगा। जैसे मैं और बबलू वहाँ से भागने वाले थे कि तभी हमें अपने सामने की तरफ से एक गाड़ी आते हुए नजर आने लगी। उस गाड़ी को देखकर हमारे मन में जिंदगी जीने की एक उम्मीद बढ़ गई। हमें लगा कि हम जिंदा बच सकते हैं, इसलिए मैंने उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी रोकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद मैं उस गाड़ी को रोकने के लिए एकदम सड़क के बीच में खड़ा हो गया। मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैंने सोचा कि हमें मौत कहीं पर भी आए और मौत तो आनी ही है, इससे अच्छा है कि गाड़ी से टकरा कर ही मौत आ जाए। जैसे वो गाड़ी हमारे पास आने लगी तो अचानक से उस कार की रफ्तार कम होने लगी। मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाना भी शुरू कर दिया था और फिर कुछ देर के बाद वो गाड़ी हमारे सामने आकर रुक गई। सामने आते ही मैं उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट की तरफ भागा और जैसे मैं ड्राइविंग सीट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान लड़का उस गाड़ी को चला रहा था। फिर उसके बाद उसने विंडो को नीचे झुकाया
और मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। फिर उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखते हुए सारी बातों का जिक्र किया। जैसे उसने मेरी बातों को सुनना शुरू किया तो उसने अपनी गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद मैं और मेरा दोस्त बबलू जल्दी से भागे और उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गए। हम दोनों को सांस में सांस आ गई थी और उसके बाद उसने कार की रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही कार वहाँ से निकलने वाली थी कि हमने देखा कि उस कार के चारों तरफ कुछ महिलाएं खड़ी हो गई और वो महिलाएं उस सड़क के बिल्कुल सामने थी और कार की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। हमें लगा कि शायद ये गाड़ी का ब्रेक लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने गाड़ी को उन महिलाओं के ऊपर से एकदम से निकाल दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि कार उनको छू तक नहीं पाई थी और गाड़ी उनके आर पार हो गई। दोस्तों ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे की तरफ वही महिलाएं नजर आ रही थी और वो गाड़ी के पीछे भाग रही थी। लेकिन उस लड़के को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और उसने गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पांव दबाए रखा। फिर कुछ देर के बाद हम उस होटल के सामने पहुंच गए जहां से हम भागे थे और उसने हमें सही सलामत होटल के सामने उतार दिया। दोस्तों उसके बाद हम सीधा अपने कमरे में पहुंचे तो तब तक मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों आज भी समझ नहीं आता कि कौन थी वो 7 महिलाएं जो सड़क के ऊपर इस तरह की हरकतें कर रही थी और ये आज भी मेरे दिमाग में मात्र एक रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।